चैप्टर म्युनिसिपैलिटीज। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी इन इंडिया। म्युनिसिपैलिटीज का इवोल्यूशन इंडिया में एक लंबी प्रोसेस थी, जिसमें टाइम के साथ अर्बन गवर्नेंस को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया गया। 1687 मद्रास फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में 1687 में पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई थी। यह स्टेप अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज करने की तरफ एक बड़ा कदम था। 1726 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बम्बई एंड कलकत्ता। बम्बई यानी कि अभी मुंबई, और कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है, में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई थी, जिससे ये मेजर सिटीज अपने अर्बन सर्विसेज को मैनेज कर सकती थी। 1870 लॉर्ड मायो's रिजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। लॉर्ड मायो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें लोकल बॉडी को अपने रेवेन्यू को मैनेज करने का पावर दिया गया था। लोकल बॉडीज को अपने फाइनेंस हैंडल करने का अथॉरिटी देना उन्हें ज्यादा इंडिपेंडेंस बनाता है और उनका अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। 1882 लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने 1882 में एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को एम्पावर करना था, ताकि वो अपने एरिया की नीड को बेटर समझ सके और मैनेज कर सके। 1907 रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बनाई गई थी, जो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए काम करती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मेन एम था कि गवर्नेंस ज्यादा लोकल लेवल पर हो और लोकल इशू को इफिशिएंटली एड्रेस किया जा सके। 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इस एक्ट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया था, जिसका मतलब था कि लोकल गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चला जाए। लोकल बॉडी को अपनी पावर को मैनेज करने का ज्यादा स्कोप दिया गया। 1924 कैंटोनमेंट एक्ट। कैंटोनमेंट एक्ट ने कैंटोनमेंट एरिया में लोकल गवर्नेंस को रेगुलेट किया। ये लॉ उन एरिया के लिए बनाए गए थे जहां मिलिट्री बेसेस थे। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया था, और ये लोकल गवर्नेंस को ज्यादा ऑटोनॉमी देने का एक और स्टेप था। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को ज्यादा ऑटोनॉमी और पावर देने का था, ताकि वो अपने लोकल इशू को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। अब म्युनिसिपैलिटीज। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने अर्बन लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। इस अमेंडमेंट से म्युनिसिपैलिटीज को एक लीगल फ्रेमवर्क मिला, जिससे अर्बन एरिया में गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज और रेगुलेट किया गया। आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम दिए गए हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज को परफॉर्म करना होता है। ये आइटम अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन और अदर बेसिक सर्विसेज को कवर करता है। ये इंश्योर करता है कि अर्बन एरिया में सभी नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड हो सके और सिटी इफिशिएंटली मैनेज हो सके। पार्ट 9A आर्टिकल 243P टू 243ZG। पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज के रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। इस पार्ट में म्युनिसिपैलिटीज के स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 243W पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। आर्टिकल 243W म्युनिसिपैलिटीज को अपने पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। इसके थ्रू म्युनिसिपैलिटीज को लोकल गवर्नेंस में पावर मिलती है। ये म्युनिसिपैलिटीज को एम्पावर करता है, ताकि वो अपने एरिया की लोकल नीड को एड्रेस कर सके। आर्टिकल 243X पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय म्युनिसिपैलिटीज एंड फंड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज।
इस आर्टिकल के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज को टैक्सेस इम्पोज करने का पावर दिया गया है। ये टैक्सेस म्युनिसिपैलिटीज को अपने फंक्शन को फंड करने में मदद करते हैं। टैक्स रेवेन्यू म्युनिसिपैलिटीज को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी फंड प्रोवाइड करते हैं। अब आर्टिकल 243 वाई स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर स्टेट में बनाया गया है जो म्युनिसिपैलिटीज को फंड एलोकेट करने का काम करता है। डिवोल्यूशन ऑफ फंड इंश्योर करता है कि म्युनिसिपैलिटीज को सफिशिएंट रिसोर्सेस मिले अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस फॉर इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अगर कोई अर्बन एरिया ऐसा है जहां म्युनिसिपल सर्विस एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो गवर्नर उस एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर सकता है। इस केस में म्युनिसिपैलिटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए बेसिक सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और रोड प्रोवाइड कर रहा है, तो उस एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जा सकता है और वहां म्युनिसिपैलिटी का स्ट्रक्चर नहीं होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जो म्युनिसिपल सर्विस को मैनेज करता है, तो अलग से म्युनिसिपैलिटीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब गवर्नर्स रोल इन डिफाइनिंग अर्बन एरिया। गवर्नर को अर्बन एरिया को डिफाइन करने का पावर दिया गया है। गवर्नर को ट्रांजिशनल एरिया या स्मॉलर अर्बन एरिया को डिफाइन करते वक्त कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, जैसे एक्सटेंट ऑफ द एरिया, population density, revenue generated for local administration, percentage of non-agricultural employment, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जैसे अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और वहां की इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उस एरिया को स्मॉलर अर्बन एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है जहां म्युनिसिपैलिटी की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये फैक्टर इंश्योर करते हैं कि अर्बन एरिया को उनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के हिसाब से मैनेज किया जाए। अब कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243 आर को देखते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर। म्युनिसिपैलिटी के सारे मेंबर डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। हर म्युनिसिपल एरिया को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज या वार्ड में डिवाइड किया जाता है। इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर को ये डिसाइड करने का पावर है कि चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होगा, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो या किसी और तरीके से। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल पर्सन। कुछ स्पेशल पर्सन को म्युनिसिपैलिटीज में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, लेकिन उनका वोटिंग राइट्स नहीं होता। ये इंक्लूड करते हैं पर्सन विथ स्पेशल नॉलेज इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंबर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो म्युनिसिपल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो म्युनिसिपल एरिया के इलेक्टर हैं, चेयरपर्सन ऑफ कमिटी अदर देन द वार्ड कमिटी। वार्ड कमिटी एंड अदर कमिटीज को देखते हैं। वार्ड कमिटी। अगर म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज्यादा है तो वार्ड कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी लोकल लेवल पर इशू को एड्रेस करती है और म्युनिसिपैलिटीज के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करती है। जैसे अगर एक सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख है तो उस सिटी में 5 वार्ड कमेटी बन सकते हैं जिसमें हर कमेटी एक स्पेसिफिक एरिया की इशू को हैंडल करेगा। अदर कमेटी को देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर दिया गया है कि वो और कमेटी भी बना सकते हैं जो अर्बन इशू को एड्रेस कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस कमेटी, प्लानिंग कमेटी एक्सेट्रा, जो म्युनिसिपैलिटी के फाइनेंस और डेवलपमेंट प्लान को मैनेज करते हैं। अब रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट और म्युनिसिपैलिटीज के ओवरऑल फंक्शनिंग को ओवरसी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड को मैनेज करती है जो मिलिट्री एरिया के लिए होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यूनियन टेरिटरीज के म्युनिसिपल एरिया को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अब बात करते हैं इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243 जेड ए, सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर और कंट्रोल। स्टेट इलेक्शन कमीशन को म्युनिसिपल इलेक्शन के इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन और इलेक्शन कंडक्ट करने का पूरा कंट्रोल दिया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर रोल, स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर दिया गया है कि वो म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए नेसेसरी रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। ये इंक्लूड करता है कि इलेक्शन प्रोसेस, वोटिंग मेथड हो, जैसे हर स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन प्रोसेस डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग या पोस्टल बैलेट का यूज करके। नॉमिनेटेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि म्युनिसिपैलिटीज में नॉमिनेटेड मेंबर कैसे होंगे जो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू नहीं आते। अब रिजर्वेशन इन म्युनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243 टी को देखते हैं। रिजर्वेशन फॉर SC ST, सीट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन दिया गया है जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जैसे अगर किसी म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन में SC ST की परसेंटेज ज्यादा है तो उन सीट पर उनकी कमेटी के लिए लोग कंटेस्ट कर सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 1/3 सीट ऑफ वुमेन के लिए रिजर्व है जो म्युनिसिपल इलेक्शन में वुमेन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है। चेयरपर्सन रिजर्वेशन, चेयरपर्सन के लिए रिजर्वेशन का मैनर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ये रिजर्वेशन SC ST और OBC कम्युनिटीज के लिए हो सकता है। एक्सपायरी ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का पीरियड आर्टिकल 334 के अकॉर्डिंग 80 ईयर्स तक होता है जो अब 2030 तक वैलिड है। इसके बाद रिजर्वेशन का सिस्टम फिर से रिवाइव होगा। अब बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, आर्टिकल 243 ZG, नो कोर्ट इंटरफेरेंस, म्युनिसिपल इलेक्शन के इशू को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो उसको सिर्फ इलेक्शन पेटिशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है जो स्टेट लेजिस्लेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। डिलिमिटेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट, कंस्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन या सीट एलोकेशन के लॉ को भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। अब डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 243 भी, ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्टेट के लॉ फॉलो किए जाते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करते हैं। ये लॉ म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं। एज लिमिट के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति 25 साल से कम उम्र का ना हो सकता, लेकिन अगर वो 21 साल का हो गया है तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है जो एक अथॉरिटी बनाता है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243U, 5 ईयर टर्म, म्युनिसिपैलिटीज को 5 साल का टर्म दिया गया है, लेकिन अगर जरूरत हो तो म्युनिसिपैलिटीज को अपने टर्म के बीच में डिसॉल्व भी किया जा सकता है। डिसोल्यूशन एंड फ्रेश इलेक्शन, अगर म्युनिसिपैलिटीज डिसॉल्व हो जाती है तो नए इलेक्शन को उस डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर डिसोल्यूशन के बाद रिमेनिंग पीरियड 6 मंथ से कम है तो इलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर म्युनिसिपैलिटी को प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के बाद रिकंस्टिट्यूट किया जाता है तो वो 5 साल का फुल टर्म नहीं एंजॉय करता, उसको बस रिमेनिंग पीरियड के लिए ही काम करना दिया जाता है। जैसे अगर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 साल बाद डिसॉल्व किया गया हो तो उसके बाद जो रिकंस्टिट्यूटेड बॉडी बनेगी वो सिर्फ 3 साल के लिए काम करेगी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज बिफोर डिसोल्यूशन, जब म्युनिसिपैलिटीज को डिसॉल्व किया जाता है तो उससे पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है अपने व्यू को एक्सप्लोर करने का। नो डिसोल्यूशन बिफोर 5 ईयर, म्युनिसिपैलिटी को 5 साल के टर्म के अंदर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक कोई लॉ अमेंडमेंट ना हो। अब पावर फंक्शन एंड फाइनेंशियल
डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इशू। स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया है कि वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के प्लान प्रिपेयर करे और इम्प्लीमेंट करे। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल एरिया दिए गए हैं जिसे म्युनिसिपैलिटीज को मैनेज करना होता है। ये एरिया अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई को कवर करते हैं। म्युनिसिपैलिटीज को वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का काम दिया गया है, जैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्लीन वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। अब की फंक्शंस फ्रॉम 12th शेड्यूल को देखते हैं। अर्बन प्लानिंग। म्युनिसिपैलिटीज को अर्बन डेवलपमेंट और टाउन प्लानिंग का काम दिया गया है। लैंड यूज रेगुलेशन। म्युनिसिपैलिटी को लैंड यूज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने का काम दिया गया है। वाटर सप्लाई। म्युनिसिपैलिटी को डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज के लिए वाटर सप्लाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पब्लिक हेल्थ। म्युनिसिपैलिटी को सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फायर सर्विस मैनेज करने का होता है। स्लम इम्प्रूवमेंट। म्युनिसिपैलिटी को स्लम अपग्रेडेशन और अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्लान्स इंप्लीमेंट करना होता है। पब्लिक एमेनिटीज। म्युनिसिपैलिटी को पार्क, प्लेग्राउंड, पब्लिक कन्वेंसेंसेस जैसे अर्बन एमिनिटीज प्रोवाइड करने होते हैं। अब फाइनेंस के टर्म में देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की ये पावर दिया गया है कि वो म्युनिसिपैलिटीज को टैक्सेस, ड्यूटीज और फी इम्पोज करने की परमिशन दे सकती है। स्टेट ग्रांट। स्टेट लेजिस्लेचर म्युनिसिपैलिटीज को ग्रांट इन एड भी दे सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से आता है। अब बात करते हैं अदर प्रोविजन अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट, जैसे ऑडिट ऑफ अकाउंट, आर्टिकल 243Z। म्युनिसिपैलिटीज को अपने अकाउंट मेंटेन करने होते हैं और उनका ऑडिट भी होना चाहिए। ये प्रोसेस स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा डिसाइड किया जाता है। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। ये प्रोविजन यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ इन प्रोविजन को यूनियन टेरिटरीज पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है और यहाँ पे आर्टिकल 243Z डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और आर्टिकल 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को अप्लाई नहीं किया गया। प्रेसिडेंट ने इसमें मॉडिफिकेशन किए। एग्जेम्प्टेड एरिया। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब है कि ये एरिया अपने लोकल गवर्नेंस के रूल्स फॉलो करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर होते हैं। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। ये काउंसिल अपने लोकल गवर्नेंस के लिए अलग रूल्स फॉलो करते हैं। अब कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्युनिसिपैलिटीज। जब 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है तो एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटीज और उनके लॉज को 1 साल तक कंटिन्यू रहने दिया जाता है। इसका मतलब है कि पुरानी म्युनिसिपैलिटीज को नए रूल्स के अप्लाई होने से पहले 1 साल का टाइम मिलता है अपने ऑपरेशन को एडजस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इन इंडिया। अर्बन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया मेनली इंक्लूड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज। दोनों का एम है अर्बन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट। इनको स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन टेरिटरी के केस में पार्लियामेंट बनाता है। अब हम दोनों टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के लिए होती है। ये स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई जाती है और हर स्टेट में ये अलग हो सकती है। कई बार एक कॉमन एक्ट भी होता है जो सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेगुलेट करता है। आइए की ऑथोरिटीज इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखते हैं। काउंसिल को मेयर लीड करते हैं। मेयर को 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म के लिए चुना जाता है। मेयर का रोल सिंबॉलिक होता है, मतलब वो फॉर्मली रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरेशन को, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनका रोल ज्यादा नहीं होता।
काउंसिल में डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसिलर होते हैं जो पब्लिक से वोट लेकर आते हैं। कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस रखते हैं। स्टैंडिंग कमेटी, ये कमेटी काउंसिल की वर्किंग को फैसिलिटेट करती है क्योंकि काउंसिल का साइज काफी बड़ा होता है। ये कमेटी पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस जैसे इंपॉर्टेंट एरिया को हैंडल करती है। म्युनिसिपल कमिश्नर, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है जो काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी ने लिया होता है। कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये अक्सर आईएएस ऑफिसर होते हैं। म्युनिसिपालिटी को देखते हैं। म्युनिसिपालिटी छोटे शहरों और टाउन के लिए होती है जैसे भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, अजमेर। ये भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती है और यूनियन टेरिटरी के केस में पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। इसके अथॉरिटी को देखते हैं। काउंसिल, काउंसिल का हेड प्रेसिडेंट या चेयरमैन होता है। ये मेयर के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पावर भी रखते हैं। काउंसिल में इलेक्टेड काउंसिलर होते हैं जो पब्लिक से वोट लेकर आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी में भी स्टैंडिंग कमेटी होती है जो काउंसिल के काम को आसान बनाती है। ये कमेटी भी पब्लिक वर्क, टैक्सेशन, हेल्थ और फाइनेंस को देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। मेयर, मेयर एक सिंबॉलिक हेड होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। उसका मेन काम मीटिंग को प्रिसाइड करना होता है। काउंसिल, काउंसिल एक डेलिबरेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी होता है जहां इलेक्टेड काउंसिलर डिसीजन लेते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। अगर हम अर्बन गवर्नेंस की बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के अलावा कुछ और भी अर्बन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाए जाते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी छोटे शहरों के लिए होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के एक अलग एक्ट से बनाई जाती है। ये सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है जो लिमिटेड सिविल फंक्शन को हैंडल करती है। आइए इसकी फीचर्स को देखते हैं। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये कमेटी ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइट और कंजर्वेंसी जैसे बेसिक फंक्शन हैंडल करती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन यानी कि कौन कौन मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के थ्रू डिसाइड होता है। ये होली इलेक्टेड या होली नॉमिनेटेड हो सकते हैं या फिर पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड एक स्पेशल अथॉरिटी होती है जो डिफेंस एरिया में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती है। ये कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 के अंदर आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। इसका मेन पर्पज मिलिट्री एरिया को मैनेज करना है लेकिन सिविल फंक्शन भी हैंडल करता है। इसकी की फीचर्स की बात करें तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, ये बोर्ड पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड होता है। इलेक्टेड मेंबर का टर्म 5 साल का होता है। एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट, मिलिट्री ऑफिसर जो स्टेशन का कमांडर होता है वो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होता है और बोर्ड की मीटिंग को प्रिसाइड करता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और वो बोर्ड के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी उन शहरों के लिए होती है जो फास्ट डेवलपिंग है और जिनमें म्युनिसिपैलिटी बनने के लिए कंडीशन नहीं पूरी होती। ये कमेटी गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू बनाई जाती है। इसकी फीचर्स की बात करें तो ये एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होती है, मतलब इसमें इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। ये नॉन स्टेटरी बॉडी भी होती है जो इलेक्टेड नहीं होती। अब टाउनशिप, टाउनशिप यूजुअली लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेज
जैसे PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा बनाई जाती है। ये स्टाफ और वर्कर के लिए सिविल एमिनिटीज प्रोवाइड करती है। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते। इसकी फीचर्स की बात करें तो ये स्टाफ वेलफेयर के लिए होती है और ये एक प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंटल एरिया होता है। इसमें कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होती, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के टाउनशिप में एम्प्लॉय के लिए हाउसिंग, स्कूल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है, लेकिन ये एक नॉन इलेक्टेड बॉडी होती है। अब पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट एक स्टेटरी बॉडी होती है जो पोर्ट के आसपास के एरिया को मैनेज करती है। ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जाती है और इसका मेन गोल है पोर्ट को प्रोटेक्ट करना और सिविल एमिनिटीज प्रोवाइड करना। इसकी की फीचर्स को देखते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं। चेयरमैन। चेयरमैन एक ऑफिशियल होता है जो पोर्ट ऑपरेशन को मैनेज करता है। जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एक ऐसी अथॉरिटी है जो मुंबई पोर्ट के आसपास के एरिया को मैनेज करती है, जैसे वाटरवेज, कार्गो हैंडलिंग और वर्कर्स वेलफेयर। स्पेशल पर्पज एजेंसी। स्पेशल पर्पज एजेंसी एक फंक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है। ये एरिया बेस्ड नहीं होती, मतलब ये किसी स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करने के लिए होता है। इसके की फीचर्स को देखते हैं। स्पेसिफिक पर्पज। ये एजेंसी स्पेसिफिक टास्क जैसे अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। इसकी इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर नहीं आती और अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी। ये अथॉरिटी लिमिटेड पावर के साथ काम करती है, जैसे टाउन एरिया कमेटी जो बेसिक सिविल फंक्शन मैनेज करती है। एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट। ये एक ऑफिशियल होता है जो अपने पोजीशन के वजह से प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड में मिलिट्री ऑफिसर जो स्टेशन कमांडर होते हैं। नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये एक नॉमिनेटेड बॉडी होती है जो गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू बनाई जाती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243ZG के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में बनानी होती है। इसका मेन पर्पज है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के प्लान को कंसोलिडेट करना, यानी उनको एक साथ जोड़कर एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम है कि वो प्लान पंचायत यानी कि रूरल एरिया के लिए और म्युनिसिपैलिटीज यानी कि अर्बन एरिया के लिए ने बनाए हैं, उनको एक साथ मिलाना। इस कमेटी में 4/5 मेंबर को डिस्ट्रिक्ट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्टेड मेंबर के बीच से इलेक्ट किया जाता है। इनका सिलेक्शन रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का चेयरपर्सन डेवलपमेंट प्लान को स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है। स्टेट लेजिस्लेचर इस कमेटी के मोड, इलेक्शन प्रोसेस और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्टेड मेंबर्स मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। जैसे आगरा डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया और अर्बन एरिया के प्लान को एक साथ जोड़कर डेवलपमेंट का एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाता है। अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन आर्टिकल 243ZE के तहत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी उन एरिया में बनाई जाती है जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। ये कमेटी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करती है। इसके फीचर्स को देखते हैं। ये कमेटी मेट्रोपॉलिटन एरिया में काम करती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया होता है जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इस कमेटी में
2/3 मेंबर को म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्टेड मेंबर के बीच से इलेक्ट किया जाता है। ये मेंबर भी रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की रेशियो के हिसाब से इलेक्ट किए जाते हैं। बाकी के 1/3 मेंबर को नॉमिनेटेड किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन भी डेवलपमेंट प्लान को स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है। अब बात करते हैं म्युनिसिपल पर्सनल एंड म्युनिसिपल रेवेन्यू। म्युनिसिपल पर्सनल का मतलब है वो लोग जो लोकल बॉडी यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा में काम करते हैं। इनके लिए डिफरेंट सिस्टम है जिनके थ्रू ये पर्सनल अपॉइंट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल सिस्टम को देखते हैं। सेपरेट पर्सनल सिस्टम, इस सिस्टम में हर लोकल बॉडी अपने पर्सनल को अपॉइंट, एडमिनिस्टर और कंट्रोल करती है। ये पर्सनल दूसरी लोकल बॉडी में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। जैसे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉय को अपने लेवल पर अपॉइंट करती है और वो एम्प्लॉय दिल्ली के दूसरे लोकल बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये सिस्टम लोकल ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है और एम्प्लॉय का लॉयल्टी अपने लोकल बॉडी के लिए ज्यादा होता है। अब यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम, इस सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल को अपॉइंट, एडमिनिस्टर और कंट्रोल करती है और ये पर्सनल स्टेट की किसी भी लोकल बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में एक एम्प्लॉय को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो वो एम्प्लॉय लखनऊ से वाराणसी या कानपुर के लोकल बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। इसकी एडवांटेज की बात करें तो इस सिस्टम से यूनिफॉर्मिटी आती है और स्टेट वाइड कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। अब इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम, इस सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी के पर्सनल एक सर्विस का हिस्सा होता है और ये पर्सनल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल बॉडीज के बीच ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे अगर एक एम्प्लॉय मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता रहा है तो वो एम्प्लॉय महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये सिस्टम इफिशिएंट कोऑर्डिनेशन और बेटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होता है। अब म्युनिसिपल रेवेन्यू को देखते हैं। म्युनिसिपैलिटीज अपने फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। म्युनिसिपल रेवेन्यू डिफरेंट सोर्सेज से आती है जिसमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स, डिवोल्यूशन और लॉन्स शामिल होते हैं। सोर्सेस ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू को देखते हैं। टैक्स रेवेन्यू, ये वो रेवेन्यू होते हैं जो लोकल टैक्स और के सेसेस से मिलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जो लोग अपने घर के लिए म्युनिसिपैलिटीज को देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये वो रेवेन्यू होते हैं जो रेंट और यूजर चार्जेस से मिलते हैं। जैसे अगर कोई लोकल पब्लिक पार्क या कम्युनिटी हॉल को रेंट पे देता है तो वो रेंट उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। वाटर सप्लाई चार्ज और पार्किंग फी भी इसमें आता है। ग्रांट्स, ये वो फंड होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपैलिटीज को ग्रांट दिए थे ताकि वो सैनिटेशन और क्लीननेस इंप्रूव कर सके। डिवोल्यूशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड को अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करती है। जैसे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने म्यूनिसिपैलिटीज को कुछ स्पेसिफिक फंड ट्रांसफर करती है ताकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला सके। लॉन्स, ये वो फंड होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोकल बॉडीज बोरो करती है। अगर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड या वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए फंड की जरूरत है तो वो स्टेट गवर्नमेंट या बैंक से लोन ले सकते हैं। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बॉडी है जो 1954 में बनाई गई थी अंडर आर्टिकल 263। इसका मेन काम है लोकल सेल्फ गवर्नेंस गवर्नमेंट के बीच
कोऑर्डिनेशन और एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। इस काउंसिल में मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नेंस गवर्नमेंट होते हैं। यूनियन मिनिस्टर इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। इसकी रोल की बात करें तो ये काउंसिल पॉलिसी डिसीजन और स्ट्रेटेजी के लिए रिकमेंडेशंस देती है, जिससे लोकल गवर्नेंस और अर्बन डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके।